Moral tone. बेटा किशन, अब तुम्हें घर बसा लेना चाहिए क्योंकि अब तुम्हारी शादी का सही समय है। एक जीवन साथी के आने से तुम्हारे कामकाज में मदद मिलेगी और वह घर की पूरी देख रेख करेगी। अब मेरा शरीर भी बूढ़ा हो गया है और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। सेठ जी, आप ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। मेरी उम्र भी आपको लग जाए। सच तो यह है कि आपके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। जब बचपन में ही मेरे सिर से मां बाप का साया उठ गया था, तब आपने ही मुझे सहारा देकर इंसान बनाया। आपके इन बड़े एहसानों को मैं कभी नहीं भूल सकता। छोड़ो ये सब बातें और मुद्दे पर आओ। क्या तुमने शादी का मन बना लिया है? बहू मैं ही पसंद करके लाऊं या तुम्हारी नजर में पहले से ही कोई लड़की है? नहीं सेठ जी, मेरी पसंद की कोई लड़की नहीं है। आप जैसा उचित समझें वैसा ही रिश्ता तय कर दीजिए, क्योंकि मुझे आप पर अटूट विश्वास है। आप मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं और आपका हर फैसला मेरे हित में ही होगा। आखिर अब आप ही मेरे पिता के समान मेरा सहारा हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने तुम्हारे लिए एक नेक लड़की देख रखी है। रही बात शादी के खर्चों की, तो उसकी फिक्र तुम छोड़ दो, वह सब मैं देख लूंगा। अगर मुझे अपना पिता मानते हो तो फिर मेरी इस बात को मना मत करना और खुशी खुशी राजी हो जाओ। जी मालिक, आप जैसा ठीक समझेंगे मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। दयाराम के बेटे ने जैसे ही ये बातें सुनी, उसका खून खौल उठा और वह सीधे अपने पिता के पास गया और गुस्से में बोलने लगा। आप यह क्या फालतू की बात कर रहे हैं? किशन की शादी का खर्चा हम क्यों उठाएं? वह हमारा नौकर है और उसे नौकर की तरह ही रखना चाहिए। अगर आप उसे इतना बढ़ावा देंगे तो वह काबू से बाहर हो जाएगा। आज आप उसे पैसा देंगे तो वह आगे भी मांगेगा। वह बचपन से हमारे ही पैसों पर पल रहा है और अब आप उसकी शादी की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं। क्या आपने उसे पालने की कसम खा रखी है? वह मेरे घर का नौकर नहीं, मेरा बेटा है। मेरी जायदाद पर मेरा हक है और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे अपनी दौलत कहां लगानी है और कहां नहीं। अपनी औकात मत भूलो। मैं तुम्हारा पिता हूं और मेरा फैसला ही आखिरी होगा। पिताजी, आप जो भी कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। मैं आपका अपना सगा बेटा हूं। उस मामूली किशन की मुझसे तुलना मत कीजिए। मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है। आप उसकी मासूमियत पर भरोसा मत कीजिए। ये गरीब लोग दिखावा करने में माहिर होते हैं। एक दिन आपको खुद समझ आ जाएगा कि अपना खून कौन है और बाहर वाला कौन। रिश्तों की दुहाई तुम मत दो। मुझे सच और झूठ का पूरा पता है। जब मेरी तबीयत खराब थी और मैं बिस्तर पर था, तब तुम कहां गायब थे? उस समय किशन ने ही अपनी नींद चैन त्याग कर मेरी देखभाल की थी। मेरी जान सिर्फ उसी की वजह से बची है। तुमने तो मेरी खबर लेना भी जरूरी नहीं समझा और अपनी मस्ती में चूर रहे। क्या यह सच नहीं है? अब मुझे अपना पराया मत सिखाओ और चुपचाप मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। ऐसा लगता है जैसे उसने आपको अपने वश में कर लिया है, इसीलिए आप एक नौकर के लिए अपने सगे बेटे से लड़ रहे हैं। वैसे भी अब आप बूढ़े हो चले हैं और इस उम्र में इंसान की सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। बेहतर यही होगा कि आप सारी जायदाद और पैसों का जिम्मा मुझे सौंप दें, नहीं तो आप सब कुछ लुटा देंगे और मेरे लिए फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। मेरे जीते जी तुम्हें फूटी कड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें घर की चाबियां देकर मुझे अपनी साख खराब नहीं करनी है। यह पैसा मैंने दिन रात एक करके कमाया है और दुनिया में मेरा बहुत सम्मान है। तुम मेरी इज्जत दांव पर लगाना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें हिसाब किताब संभालना है तो पहले काबिल बनो। सच तो यह है कि तुम्हारी जगह अगर किशन मेरा बेटा होता तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। पिताजी की कड़वी बातें सुनकर विजय चिढ़ जाता है और गुस्से में तमतमाता हुआ उस जगह से बाहर चला जाता है। इस किशन को तो मैं देख लूंगा। यह नौकर होकर मेरी जगह लेना चाहता है, लेकिन जब बाप ही दुश्मन बन जाए तो कोई क्या कर सकता है। पिताजी ने उस मनहूस के लिए मेरा अपमान किया है। यह बात मेरे दिल में चुभ गई है। इंतजार करो, वक्त बदलते ही मैं इन दोनों को करारा सबक सिखाऊंगा। शादी के बाद किशन का घर बस जाता है और उसकी जिंदगी और भी संवर जाती है। दयाराम की मदद से अब वह एक खुशहाल इंसान बन चुका था।
राधा, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई हैं। पहले मैं बिल्कुल अकेला था और अपने सारे काम खुद ही करता था। मेरे माता पिता के बाद सेठ जी ने ही मुझे पिता जैसा प्यार दिया और उन्हीं के कारण हमारी शादी हुई है। मालिक मेरे लिए सब कुछ हैं। तुम भी यह बात कभी मत भूलना और हमेशा उनका आदर करना, क्योंकि उनके उपकारों का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। चाचा स्वभाव के बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमेशा अपनों की तरह हमारा ख्याल रखा है। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। फिर एक दिन विजय अपने पिता दयाराम के पास जाता है और कहता है, पिताजी, जरा सुनिए, मुझे अभी 5,000 रुपए की जरूरत है। तुम्हें अचानक इतने रुपयों की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इतने रुपयों की जरूरत क्यों है, यह मैं नहीं बता पाऊंगा। बस मुझे दे दीजिए। तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तुम अपनी गंदी आदतों और जुए में सब उड़ा दोगे। विजय, मेरी बात मानो और सुधर जाओ। इन कामों में तबाही के सिवा और कुछ नहीं है। अभी भी वक्त है, खुद को संभाल लो। पिताजी, मुझे भाषण नहीं, सिर्फ पैसे चाहिए। आपकी संपत्ति का अकेला हकदार मैं ही हूं, तो फिर रोक टोक कैसी? मैं जहां चाहूं वहां खर्च करूं, यह मेरा अधिकार है। अपनी सलाह अपने तक ही रखिए और मुझे तुरंत 5,000 रुपए थमा दीजिए। कितने बदतमीज हो गए हो तुम। अपने पिता से इस लहजे में बात करते हो। अगर तुम सुधरने की कोशिश करते तो मैं मदद करता, पर अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैंने यह सब मेहनत से जोड़ा है, तुम्हारे अय्याशी के लिए नहीं। निकल जाओ यहां से। मेरी मेहनत का पैसा मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए कभी नहीं दूंगा। वाह, अपने बेटे के लिए आपकी जेब खाली है और उस फटीचर की शादी पर लुटाने के लिए तिजोरी भरी थी। आप मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। दोबारा सोच लीजिए पिताजी, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। अपनी जबान को लगाम दो। तुम मुझे डरा रहे हो। तुमने कभी मेहनत का 1 रुपया भी नहीं देखा। मैंने तुम्हें शहजादों की तरह पाला और तुम्हारी हर जिद पूरी की। आज समझ आ रहा है कि मेरा वो अंधा प्यार ही मेरी गलती थी। आज तुम उसी का सिला मुझे दे रहे हो। निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से, अभी के अभी। अगपूला होकर विजय चला गया। दयाराम के चेहरे पर छाई चिंता को देखकर किशन से रहा नहीं गया और उसने फौरन उनसे पूछा, मालिक, क्या बात है? आप अचानक इतने बेचैन और चिंतित क्यों लग रहे हैं? मुझे बताइए। विजय ने मेरी नाक में दम कर दिया है। वह दिन ब दिन और भी बिगड़ता जा रहा है और मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वह सही गलत का अंतर भूल चुका है। समझ नहीं आता कि इस लड़के का भविष्य क्या होगा। मालिक, आप इतनी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक को प्यार से समझाएंगे तो वह जरूर समझ जाएंगे। उनका दिल बुरा नहीं है, बस रास्ता भटक गए हैं। तुम नहीं समझते किशन। अब मामला गंभीर हो गया है। वह सिर्फ समझाने से नहीं मानेगा। अब वक्त आ गया है कि मैं कोई सख्त फैसला लूं। विजय गहरी नाराजगी में डूबा हुआ मन ही मन सोचता है, देखता हूं मुझे कौन रोकता है। मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। इसके लिए अगर मुझे कुछ गलत भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब शरीफ बनकर काम नहीं चलेगा, मुझे अपना तरीका बदलना ही होगा। राधा, खाना फौरन तैयार करो। मुझे खेत जाने की जल्दी है। वहां बहुत काम पड़ा है। देर करना ठीक नहीं होगा। खाना खाकर किशन काम पर निकल गया। अगली दोपहर दयाराम को पता चला कि तिजोरी से 10,000 की रकम चोरी हुई है। उन्होंने सबको बुलाकर खूब छानबीन की, पर चोर का सुराग नहीं मिला। तभी विजय ने वहां कदम रखा और बोला, अरे पिताजी, आप इतने हैरान परेशान क्यों दिख रहे हैं? आखिर माजरा क्या है, मुझे भी तो बताइए। छोटे मालिक, तिजोरी से भारी रकम चोरी हो गई है और चोर का सुराग तक नहीं मिल रहा। घर में आखिर ऐसा कौन है जो इस तरह हाथ साफ कर सकता है? ओह, तो चोर बाहर का नहीं, घर का ही है। मुझे पूरा यकीन है कि यह काम किशन का ही है। उसने ही मौका पाकर हाथ साफ किया होगा। यह कैसी बहकी बातें कर रहे हो? किशन की ईमानदारी पर मुझे पूरा यकीन है। वह ऐसा पाप कभी नहीं करेगा, यह नामुमकिन है। उस पर अंधा भरोसा करके आपने बड़ी भूल की है। चोरी किशन ने ही की है क्योंकि उसकी नजर शुरू से ही हमारी दौलत पर थी। आप उसे तिजोरी की चाबियां तक थमा देते थे। अब देख लीजिए, वो वफादारी का नाटक सिर्फ इन पैसों के लिए ही कर रहा था।
तभी किशन ने वहां कमरे में कदम रखा। आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आखिर माजरा क्या है, मुझे बताइए। वाह, चोरी भी और ऊपर से ये सादगी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जिस मालिक ने तुम्हें पाला, उन्हीं के साथ ऐसा विश्वासघात। सच है, तुमने अपनी औकात दिखा दी। छोटे मालिक ये क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मालिक, मुझ पर ऐसा लांछन? राम राम, मैं तो मरते दम तक आपके साथ गद्दारी की बात नहीं सोच सकता। ये नाटक नहीं चलेगा। बता पैसे कहां छुपाए हैं, वरना पुलिस को बुलाकर तुझे यहां से निकलवा दूंगा। तूने पहले सबका विश्वास जीता और फिर मौका मिलते ही चोरी कर ली। एहसान फरामोश। पिताजी की भलाई का तूने यही बदला दिया है। चुप हो जाओ विजय, बहुत सुन लिया तुम्हारा। तुम बिना वजह किशन का अपमान कर रहे हो। अब आगे एक लफ्ज भी मत बोलना, क्योंकि मुझे किशन की वफादारी पर अटूट भरोसा है। वह ऐसा नीच काम कभी नहीं करेगा। भले ही उसके पास पैसे न हो, पर अपने साफ चरित्र और सच्चाई की वजह से वह तुमसे बहुत ऊंचा है। तुम कभी उसके बराबर नहीं खड़े हो सकते, इसलिए उसे भला बुरा कहना बंद करो। पिताजी, आप एक मामूली नौकर की खातिर अपने बेटे की बेइज्जती कर रहे हैं। यह किशन शातिर धोखेबाज और चोर है, जिसने आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। मैं दावे से कहता हूं कि इसके घर की तलाशी लीजिए, चोरी के पैसे वहीं छिपे मिलेंगे। रुको विजय, अब बर्दाश्त के बाहर है। ज्यादा बोलोगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा। तुम जानबूझकर किशन पर कीचड़ उछाल रहे हो ताकि मैं उसे निकाल दूं। मुझे तो अब पक्का यकीन है कि चोर तुम ही हो। पैसे न मिलने पर तुम इस हद तक गिर जाओगे कि अपने ही घर को लूट लोगे। यह मैंने सोचा न था। हद है, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अपने बेटे के बारे में ऐसी घटिया बात आपके मन में आई कैसे? आपको इस नौकर की वफादारी पर इतना नाज है कि अपने बेटे को चोर बना दिया। मैं सरेआम कहता हूं कि आपका यह भरोसा आपको एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। मैं तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अगर चोर को पकड़ना है तो सबसे पहले तुम्हारे कमरे की ही तलाशी ली जाएगी। मंजूर है, आप मेरे कमरे का कोना कोना छान मारिए, पर मेरी एक बात याद रखिएगा। इसके तुरंत बाद किशन के घर की भी तलाशी ली जाएगी। तभी असलियत सबके सामने आएगी कि असली चोर आखिर कौन है। विजय के कमरे की पूरी जांच की गई, लेकिन वह पैसे वहां नहीं मिले। अब तो यकीन आ गया ना, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बार बार समझा रहा हूं कि यह सब किशन की करतूत है। सच सामने लाना है तो फौरन उसके घर की तलाशी लीजिए, सब साफ हो जाएगा। छोटे मालिक की बात एकदम ठीक है। सच्चाई जानने का यही एक रास्ता है। अब किशन के घर की तलाशी ली जाएगी ताकि सब साफ हो जाए। इसके बाद किशन के घर की तलाशी ली गई, जहां सबको हैरान करते हुए चोरी की पूरी रकम मिल जाती है। यह लीजिए मालिक, किशन के पलंग के नीचे छिपे मिले। किशन को इतना बड़ा धक्का लगा कि वह सुध-बुद्ध खो बैठा। आखिर उसके घर में पैसे आए कहां से? देख लिया पिताजी, मैं शुरू से कह रहा था कि किशन ने ही चोरी की है, लेकिन आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अब तो साफ हो गया ना कि कौन अपना है और कौन पराया। दयाराम को भी यह देखकर बहुत गहरा धक्का लगा। उसके पास कहने को अब कुछ नहीं बचा था। वह बस बेबस होकर चुपचाप एक जगह खड़ा रह गया। बोलिए ना पिताजी, अब आप खामोश क्यों खड़े हैं? सारा सच तो सबके सामने है। नहीं मालिक, यह सरासर झूठ है। मैं नहीं जानता कि मेरे घर में ये पैसे कैसे आए, पर मैं ऐसा नीच काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोर नहीं हूं मालिक। जुबान बंद करो। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। पिताजी ने तुम्हें अपना मानकर पलकों पर बिठाया था और तुमने उन्हें यह सिला दिया। उनका अटूट विश्वास तुमने आज मिट्टी में मिला दिया है। जब रंगे हाथों पकड़े गए हों तो अब और कहने को बचा ही क्या है? पिताजी, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस को अभी फोन कीजिए। नहीं मालिक, यह सरासर झूठ है। मैंने कभी आपके नमक के साथ गद्दारी नहीं की। आप तो मेरे अन्नदाता हैं, मैं चोर नहीं हूं। मालिक, कुछ तो बोलिए, इस तरह खामोश मत रहिए। गहरे सदमे में डूबा दयाराम पूरी तरह खामोश रहा, मानो उसकी आवाज कहीं खो गई हो। ऐसे लोगों के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसे जेल भिजवाता हूं। खबरदार विजय, पुलिस को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो और अभी यहां से चलो। लेकिन पिताजी,
आप इस गुनाह को ऐसे ही कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इसे इसके किए की सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी बात कान खोलकर सुन लो विजय, कोई शिकायत नहीं होगी। अब इस बहस को यहीं खत्म करो और फौरन मेरे साथ यहां से बाहर निकलो। मालिक, ऐसे मुंह मोड़कर मत जाइए, कुछ तो कहिए। अगर आप मुझसे रूठ गए तो समझो खुदा मुझसे रूठ गया। मालिक, एक बार मेरी तरफ पाए, देखिए। दूर रहो मेरे पिता से। अगर दोबारा हमारे घर के आसपास भी फटके तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि पुलिस को फोन नहीं किया गया। पिताजी की शराफत ही है जो तुम्हें छोड़ दिया, वरना अब तक तुम जेल की हवा खा रहे होते। देखो राधा, आज क्या से क्या हो गया। मालिक की नजरों में गिरकर मैं खुद की नजरों में भी गिर गया हूं। वे इतने दुखी होंगे कि शायद अब कभी मुझ पर यकीन न करें। यकीन मानिए, यह सब एक षड्यंत्र है। पैसे यहाँ खुद ब खुद नहीं आए, किसी ने जानबूझकर रखे हैं। कोई आपको झूठा साबित करने पर तुला है। राधा, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी मालिक का भरोसा है। वो मुझसे नफरत कर रहे होंगे और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे उनसे मिलकर अपना दामन साफ करना ही होगा। रुकिए, इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं है। किसी को आपकी सच्चाई पर भरोसा नहीं है। सब आपको गुनहगार मान चुके हैं। सोचिए, जब चाचा ने ही आपसे मुंह फेर लिया और चुपचाप चले गए तो बाकी कोई आपकी बात क्या सुनेगा? मालिक का इसमें कोई दोष नहीं है राधा। उनका भरोसा आज मिट्टी में मिल गया है। भले ही मैंने चोरी नहीं की, पर उन पैसों ने मुझे दुनिया की नजर में गुनहगार बना दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अपना दामन कैसे साफ करूं और मालिक को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाऊं। अभी शांत हो जाइए। इस वक्त किसी से भी मिलना सही नहीं होगा। कुछ दिन बीत जाने दीजिए। जब सब ठंडा हो जाए तब जाकर दयाराम चाचा से अपनी बात कहना। किशन राधा की सलाह मान लेता है, लेकिन पूरे गांव में उसके नाम पर कालिक पुत जाती है। लोग उसे चोर कहकर ताने मारते हैं, जो उसके कलेजे को चीर देते हैं। वह घंटों दयाराम के घर की चौखट पर खड़ा रहता है, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उस हादसे के बाद से दयाराम ने खुद को घर में कैद कर लिया था। सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने वाला है। आटा बस 2 दिन और चलेगा। आप कब तक मालिक के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि वे आपको दोबारा काम पर बुलाएंगे। अब कोई और काम ढूंढ लीजिए, वरना हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हद है राधा, घर में आटा खत्म होने को आया और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। अब जब मुसीबत सिर पर है तब बता रही हो। कैसे बताती? आप तो दिन रात बस उसी उलझन में खोए रहते हैं। न चैन से खाते हैं न सोते हैं। मेरी मानिए, उस कड़वी याद को भूल जाइए और जिंदगी में आगे बढ़िए। मैं अभी गांव के चौपाल तक होकर आता हूँ। शायद किसी के पास कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे घर का खर्च चल सके। किशन काम की तलाश में गांव की गलियों में घूमता है और आखिर एक परचून की दुकान पर रुककर पूछता है, राम राम भाई साहब, क्या आपके पास मेरे लिए कोई छोटा मोटा काम है? घर की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अगर आप मुझे काम पर रख लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। शर्म नहीं आती काम मांगते हुए? पूरे गांव को पता है तूने क्या गुल खिलाए हैं। मुझे अपनी दुकान की फिक्र है, कहीं तू कल को मेरा सब कुछ न बटोर ले जाए। भाग यहां से। दुकानदार की दुत्कार से किशन का कलेजा छलनी हो जाता है। वह भारी मन से आगे बढ़ता है और श्यामलाल सेठ की चौखट पर दस्तक देता है। किस्मत से सेठ उसकी मजबूरी समझकर उसे काम देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है भाई, तुम कल सुबह से ही काम पर आ जाना। वैसे भी दुकान पर बहुत काम पड़ा है। मुझे अभी 3-4 मेहनती लोगों की सख्त जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, आपने मेरी लाज रख ली। मैं कल सुबह समय पर काम के लिए हाजिर हो जाऊंगा। खबरदार जो इसे काम पर रखा। आपको पता नहीं इसने क्या गुल खिलाए हैं। जमाना अब भलाई का नहीं रहा। आप दया दिखाएंगे और कल ये हमारी तिजोरी साफ कर देगा। दयाराम भाई ने तो इसे बचपन से पाला, इसकी शादी करवाई, फिर भी इसने उन्हें छूना लगा दिया। अगर आपने इसे यहाँ रुकने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांत हो जाओ, मैं इसे काम नहीं दूंगा। किशन, तुमने सुना ना, मेरी मजबूरी समझो। मैं घर में झगड़ा मोल नहीं ले सकता। तुम यहाँ से निकल जाओ और किसी दूसरी जगह काम देख लो।
किशन हताश होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठता है। तभी उसे दयाराम किसी से बात करते दिखते हैं। उन्हें देख किशन उम्मीद से पुकारता है, पर दयाराम उसे अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं। ये बेरुखी किशन को भीतर तक तोड़ देती है और वे खाली हाथ घर लौट आता है। उधर राधा को भी गांव की औरतें चोर की पत्नी कहकर कोसने लगती हैं। लो देखो, ये सती सावित्री बनी फिरती है। सारा खेल इन दोनों का ही रचा हुआ था। बेचारे रामलाल को क्या पता था कि ये सांप पाल रहे हैं। सच्चाई सामने आ ही गई जब इनके घर से चोरी की नकदी पुलिस के हत्थे चढ़ी। अब मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। राधा को उनकी बातें सुन बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है। घर पर किशन को देख राधा पूछती है, क्या हुआ जी? आप सवेरे से काम की तलाश में गांव निकले थे, क्या कहीं कोई काम मिल पाया? नहीं राधा, आज तो खाली हाथ लौट आया। कल फिर जाकर कहीं हाथ पांव मारता हूँ। पर तुम तो बाजार गई थी ना। सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, इसीलिए मैं खाली हाथ लौट आई। सोचा आज दाल चावल से ही काम चला लेते हैं। वैसे भी हमारे पास चंद पैसे ही बचे हैं। यह कहकर दोनों खामोश हो जाते हैं। राधा और किशन एक दूसरे से गांव वालों के जहरीले तानों की बात छिपा लेते हैं। हरे किशन, श्यामलाल सेठ ने अपना मन बदल लिया है। उन्होंने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है। चलो अब देर मत करो और जल्दी से मेरे साथ चलो। किशन और राधा के चेहरे खुशी से दमकने लगते हैं। लंबे समय बाद उनके घर में उम्मीद की एक नई किरण जागी है। क्या ये सच है? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी पुकार सुन ली। राधा, अब हमारी गरीबी के दिन ढलने वाले हैं। मैं अभी निकलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे ठहरिए तो, खाली पेट काम पर जाना ठीक नहीं। सुबह से आपने एक दाना तक नहीं छका है। बस 2 निवाले खाकर ही घर से निकलिए। नहीं राधा, खाना फिर कभी। मुझे दोपहर में जब भी समय मिलेगा मैं भागा चला आऊंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद उन्होंने काम के लिए हाँ कहा है। अगर अब देरी हुई तो सेठ जी को बुरा लगेगा। तुम अपना ध्यान रखना और वक्त पर खाना खा लेना। शायद मुझे लौटने में देर हो जाए। ठीक है, आप जाइए और जैसे ही फुर्सत मिले खाना खाने आ जाना। किशन सेठ श्यामलाल के पास काम पर पहुंच जाता है और जी तोड़ मेहनत करता है। दिन ढलते ही सेठ उसकी लगन देख खुश हो जाते हैं और उसे हाथ के हाथ अच्छी दिहाड़ी के पैसे थमा देते हैं। ये लो भाई किशन, तुम्हारी आज की पूरी मजदूरी। मेहनत अच्छी की है तुमने। बस कल से एकदम वक्त पर आ जाया करना। आपका बहुत उपकार है सेठ जी। घर में फाके की नौबत थी, पर आपने सहारा दे दिया। कल वक्त पर हाजिर हो जाऊंगा। किशन खुशी खुशी घर दौड़ता है और राधा के हाथ में कमाई थमाते हुए कहता है, ये लो आज की मजदूरी राधा। अब फिक्र मत करो, सेठ जी बहुत रहम दिल हैं। उन्होंने मेरी हालत देख जरूरत से ज्यादा पैसे दिए हैं। यह तो बहुत ही नेक काम हुआ। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं अभी गरम गरम खाना परोसती हूँ। इसी बीच दूसरी ओर सेठ श्यामलाल गहरी सोच में डूबे हुए दयाराम के घर की ओर कदम बढ़ाते हैं। सुनो दयाराम, तुम्हारा काम पक्का हो गया। जैसा तुमने चाहा था, मैंने किशन को काम दे दिया और अच्छी मजदूरी भी थमा दी। तुम्हारी दोस्ती के खातिर ही मैंने अपनी पत्नी को मनाया, वरना उसे राजी करना टेढ़ी खीर थी। शुक्रिया मेरे भाई। किशन अचानक गंभीर हो जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? सेठानी ने तो उस दिन मुझे धक्के देकर मना कर दिया था, फिर आज अचानक काम और इतनी ज्यादा मजदूरी। मुझे कल सेठ जी से साफ साफ पूछना ही होगा, कहीं मेरी वजह से उनके घर में कोई क्लेश न हो जाए। मालिक, मेरी वजह से घर में कोई क्लेश तो नहीं? सेठानी जी को मेरा यहाँ काम करना पसंद तो है? नहीं नहीं भाई, अब उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। उनकी मर्जी के बाद ही मैंने तुम्हें बुलाया है। तुम बस अपना काम मन लगाकर करो। फिर तो कोई चिंता नहीं मालिक। आप दोनों ने मेरी जो मदद की है उसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। मुसीबत में आपने मेरा साथ दिया है। मैं आपका यह उपकार हमेशा याद रखूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। रुक जाओ किशन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दयाराम ने मुझे कसम दी थी कि मैं चुप रहूं, लेकिन अब तुम्हारा सच जानना बहुत जरूरी है। क्या हुआ सेठ जी?
मेरे मालिक सब ठीक तो है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं? अरे घबराओ मत, सब कुशल है। सच तो यह है कि यह सब दयाराम की वजह से हुआ। वह मेरा करीबी मित्र है और उसकी इज्जत घर का हर सदस्य करता है। उसी की सिफारिश पर हमने तुम्हें बुलाया। वह सचमुच तुम्हारा भला चाहता है। किशन भावुक होकर दयाराम के द्वार पर जा खड़ा होता है। वह अब भी अंदर जाना ही चाहता था कि तभी एक दरबान ने उसका रास्ता रोक लिया। अंदर मत जाना किशन, छोटे साहब का हुक्म है कि तुम यहाँ ना दिखो। अपनी मनाही के बावजूद तुम फिर आ गए। मुझे एक बार साहब से मिल लेने दो, बस एक बात करनी है। जाने दो मुझे। नहीं मतलब नहीं, एक बार में समझ नहीं आता। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना छोटे मालिक को आवाज लगाता हूँ। किशन दुखी मन से लौट गया। उसकी आवाज सुनकर दयाराम का दिल भी बैठा जा रहा था। वह बेबस होकर सोचने लगा। किशन, तुम्हारी तकलीफ मैं महसूस कर सकता हूं। मेरे मन में भी तुमसे मिलने की उतनी ही छटपटाहट है, पर मेरे हाथ बंधे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम चोर नहीं हो और यह सब तुम्हें फंसाने की चाल है। मगर विजय की चतुराई के आगे मैं कुछ बोल न सका और उसने तुम्हें अपराधी साबित कर दिया। आज गांव की नजरों में तुम दोषी हो, पर मैं जानता हूं तुम निर्दोष हो। जब तक मैं तुम्हारी बेगुनाही का सच दुनिया को नहीं दिखा देता, तब तक। फिर अचानक एक दोपहर विजय एक अनजान शख्स के साथ मिलकर किसी नई योजना पर चर्चा करने लगा। तो किशन को काम मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे हमने घर के पैसे चोरी करके किशन को फंसाया था, अब सेठानी के हार के साथ भी वही करो। उसे चुराकर चुपके से किशन के घर में डाल दो। फिर देखूंगा कि कौन सा सेठ उसे काम देता है। मैं उसे भीख मांगते और भूख से बेहाल देखना चाहता हूं। जब तक वह बर्बाद होकर दम न तोड़ दे, मुझे चैन नहीं आएगा। उसे मिट्टी में मिलाना ही अब मेरा मकसद है। दयाराम ने छिपकर ये सारी बातें सुन ली, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। किशन की बेगुनाही जानकर उसका दिल और भी जोर से पसीज उठा। गुस्से से तमतमाया हुआ वह सीधे विजय के कमरे में जा धमकता है। अच्छा, तो यह खेल खेल रहे हो तुम? तुम इतने गिर चुके हो, यह जानकर मुझे खुद पर शर्म आ रही है। किशन का कसूर क्या था जो तुम उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हो? मैं गलत था जो तुम्हारी बातों में आ गया। तुम वही जहरीले इंसान हो जो कभी नहीं सुधर सकते। खुद चोरी की और दोष उस गरीब गोपाल के सिर मढ़ दिया। उसे कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी, इसका अंदाजा है तुम्हें। तुम तो उसे जेल भिजवाना चाहते थे। अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। गांव वालों को पता चलना चाहिए कि असली गुनहगार कौन है। आज तुमने उसे फंसाया है, कल शायद उसकी जान ले लो। अब तुम्हारा इंसाफ कल सरेआम होगा। अगले दिन दयाराम ने बेटे के कारण किशन को हुए कष्ट के बदले अपनी 10 एकड़ भूमि उसके नाम कर दी। नौकर ने पुलिस के सामने सारा सच उगल दिया, जिसके बाद पुलिस विजय और नौकर को गिरफ्तार कर ले गई। दयाराम ने पूरे गांव के सामने बेटे का काला सच खोल दिया। तो दोस्तों, यह थी सच्चाई और वफादारी की जीत की कहानी, जहां दयाराम ने खून के रिश्ते से ऊपर उठकर सच्चाई का साथ दिया और किशन की ईमानदारी का मान रखा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।